गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। चलो जी, आज बच्चों हम एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नाम से बच्चों आपको पता चला होगा मनी लॉन्ड्रिंग। कल कपड़े तो सुने थे हमने कि लॉन्ड्रिंग में जाते हैं, धोते हैं, साफ होते हैं, मैल साफ होता है। तो बच्चों यहाँ भी बस मनी का मैल साफ कर रहे हैं। मनी का मेल कैसे साफ कर रहे हैं बच्चों? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होती है बच्चों, अभी बताऊंगा मैं आपको। ब्लैक मनी को हम अपने व्हाइट मनी में अगर कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और यहाँ पर ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा नहीं देता कि भाई आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दो। ये उसको रोकने का काम करता है, उसको प्रिवेंशन का काम करता है कि भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी है। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें, इस पूरे चैप्टर में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, उसको रोकने का तरीका क्या क्या रहेगा। तो वो सब स्टेप आपको बच्चों यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है जी। तो चलो आप बच्चों यहाँ पे लेट्स स्टार्ट कि मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरीके से चीजें कैसे कवर की गई है। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग बताता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो जो जैसा कि मैंने आपको कहा बच्चों यहाँ पे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, वो ना मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसा कमाते हैं जी, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। किसी का किडनैपिंग में कोई कैश आ गया, मर्डर में आ गया, या फिर किसी और तरीके से इलीगल वे से आपने कैश ले लिया। अब वो कैश तो आ गया आपके पास, दैट्स कॉल्ड द, हाँ जी, ब्लैक मनी। अब उस ब्लैक मनी को हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर मार्केट में यूज करेंगे तो फंस जाएंगे। अब हम उसको धीरे 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 हम उसको अपनी वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको लीगल वाले सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है। और बच्चों उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक्ट बना हुआ है कि भाई ऐसी चीजों को रोको कि जहां पर एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जनरली क्या होता है कि जो हमारी ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द व्हाइट मनी। तो बच्चों व्हाइट मनी का मतलब दैट्स लीगल मनी, कि जो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड मनी मानी जाएगी ना, उसमें उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी चीज के रिगार्डिंग जहां पे बात की गई है। ठीक है। अब बच्चों ब्लैक मनी मतलब ब्लैक मनी कहां से आती है, क्या क्या तरीके हैं ब्लैक मनी आने के। थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ जहाँ पे कि यहाँ पर ब्लैक मनी आने के तरीके क्या क्या हैं। जैसे बच्चों पहला तरीका आता है कि उसको ना आप कैश स्मगलिंग करते हो कहीं पे, जैसे कैश बैंक में जमा करा देते हैं ना। बहुत सारे बैंक है बच्चों वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक मनी डिपॉजिट होती है। जैसे आपने सुना होगा स्विस बैंक, बहुत फेमस बैंक है इंडिया में, सबको पता होगा स्विस बैंक क्या है। बच्चे वो बैंक है जो इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि यहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स का क्या क्या मतलब पैसा रखा हुआ है, क्या क्या चीज वहां पर है। तो दैट्स कॉल, तो इसलिए लोग वहां क्या करते हैं, स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं। वहां पे कोई लिमिट नहीं है पैसा रखने का, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते कि भाई आपको आगे बताना पड़ेगा या कुछ भी, एनीथिंग ऐसी कोई भी कंडीशन वहां पे नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे पहला तरीका जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से ब्लैक मनी कमाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैश स्मगलिंग। कैश स्मगलिंग, तो कैश स्मगलिंग का मतलब यहाँ पे कि कैश को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर गवर्नमेंट के हाथ ना पता चले कि भाई ये पैसा इसने कैसे कितना लगाया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों जैसे कैश स्मगलिंग कह सकते हैं लाइक कि वो अमाउंट आपने अगर डिपॉजिट करवा दिया इनटू द स्विस बैंक, अगर आप स्विस बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो उसको बच्चों यहाँ पे कवर किया गया कैश स्मगलिंग में। ठीक है। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पे जो कवर किया गया, कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो उसके पास 1 करोड़ रुपए आए, छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं, 10-10 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए, और लोगों में बांट देते हैं कि भाई चलो ठीक है जी, आप ना एक काम करो, अभी ये पैसा अपने अकाउंट में डलवा लो, क्योंकि बच्चों 10 to 20 थाउजेंड रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बैंक में तो करवा ही देता है। ठीक है। और उसके बाद वही पैसा उनसे एज ए चैरिटी ले लेना। अभी बात करेंगे आगे यहाँ पे कि क्या क्या तरीके हैं। जैसे एक मूवी देखी आपने बच्चों, शिवाजी द बॉस, उसमें वही होता है, उसका जो ब्लैक मनी आती थी शिवाजी के पास, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता था और वही पैसा एज ए डोनेशन फॉरेन से उनकी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। तो बच्चों वही चीज यहाँ पे ली गई है कि यहाँ पर उस पैसे को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। है तो वही ब्लैक मनी। ठीक है तो ब्लैक मनी बच्चों यहाँ पे, लेकिन वो स्मॉलर पार्ट्स कर देते हैं किस चीज के लिए कि भाई छोटी छोटी लीगल रिसिप्ट वहां पे आ सके, और फॉर्मल रिसिप्ट।
दिस इज द पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे कि किस तरीके से वो उसको कवर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि और किस किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। या फिर बच्चों क्या करते हैं, छोटी छोटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्कैम करते हैं इन द स्टॉक मार्केट। वैसे तो बच्चों अब ना स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, बताऊंगा मैं आपको कि भाई यहाँ पे बहुत सारी ऑब्लिगेशन लगा दी गई है सेबी की तरफ से कि भाई आप मार्केट में डायरेक्ट कैश नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीजें आगे आ चुकी हैं, वो आप स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे कि स्कैम करके वहां पे कर लेते हैं, या फिर बच्चों कई बार वो क्या करते हैं कि वहां पे ना एक बोगस कंपनी क्या होती है बच्चों यहाँ पे, एक्चुअली कंपनी बना देते हैं बट उस कंपनी का कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। बस ऑन द रिकॉर्ड बना रखा है और उसमें जबरदस्ती की ट्रांजेक्शन वो करते हैं, उसको जो कौन सी कंपनी बोलेंगे यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द बोगस कंपनी। क्लियर। तो कई बार लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, अपनी जो ब्लैक मनी होती है वो किस तरीके से यूज करते हैं, बोगस कंपनी बना के उस पर पैसा इन्वेस्ट दिखा देते हैं, ठीक है। जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई गुड्स आज तक नहीं खरीदा, बस उसमें वो खर्चे दिखा देंगे, उसमें कुछ और कस्टमर का दिखा देंगे, कुछ भी मतलब एनीथिंग, बस उन्हें तो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जानबूझकर इस बोगस कंपनी को क्या करते हैं, जबरदस्ती की अपनी ब्लैक इनकम को यहाँ पर फॉल्स इनकम दिखा देंगे कि भाई ये इतना पैसा हमने यहाँ से कमाया है, ठीक है जी। यहाँ पे तो दैट्स उसको बच्चों क्या बोलेंगे, दैट्स बोगस कंपनी। तो इस तरीके से बच्चों वो क्या करते हैं, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कह सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का वो काम करते हैं, ठीक है यहाँ पे। या फिर बच्चों वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी है फॉरेन में ट्रांसफर करना है, तो बच्चों एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे होती है, दैट्स द हवाला ट्रांजेक्शन। ये बच्चों जो हवाला ट्रांजेक्शन है मैंने फेमा में भी डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो कि फेमा में हवाला ट्रांजेक्शन क्या होती है। जैसे तरह यहाँ पे विदाउट एनी लीगल रिकॉर्ड आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर वहां पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो उसको भी हम यहाँ पे हवाला कह सकते हैं कि भी यहाँ पर आप अपनी ब्लैक मनी को ही घुमा रहे हो, कैश टू कैश वहां पे ट्रांजेक्शन वहां पे की जा रही है। तो ये तरीका ये भी होता है, आप अपने पैसे को यूज करते हो इस तरीके से। पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पे और क्या तरीका है, ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, ड्रग्स में से इलीगल मनी चलती है बच्चों यहाँ पे, या फिर ब्राइब के लिए यूज कर लेते हो, क्योंकि ब्राइब कभी भी लीगल नहीं होती है, ब्लैक मनी में यूज की जाती है, तो अल्टीमेटली वहां पर आप ब्राइब देने का काम करते हो, ठीक है। और क्या काम करते हो बच्चों यहाँ पे, किडनैपिंग से रिगार्डिंग होता है बच्चों यहाँ पे, कोई किडनैप करने वाला पर्सन होगा तो पेमेंट तो चेक में तो नहीं लेगा, ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स कॉल, तो वहां पर बच्चों इन चीजों में ये ब्लैक मनी को इस तरीके से यूज किया जाता है। कैश स्मगलिंग के लिए यूज कर लिया, स्मॉलर पार्ट्स को डिवाइड करके छोटी छोटी लीगल रिसीट में उसको कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में स्कैम कर दिया, बोगस कंपनीज बना दिया आपने, हवाला ट्रांजेक्शन आपने कर दी, ड्रग्स में, ब्राइब्स में, इन चीजों में बच्चों आपने यहाँ पे इसको यूज किया। तो इस तरीके से बच्चों जब आप कोई काम करते हो ना, अपनी ब्लैक मनी को यूज अगर कर रहे हो, तो ये एक्ट क्या कहता है जी, हम इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ही तो बने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्ट यहाँ पर बना है, ठीक है, वो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए बना है, यहाँ पर ऐसी कोई बना है। क्लियर। ऐसा कोई है कि ये सारी चीज आपको बता रहा है कि अच्छा ऐसा कर लेना वैसे कर लेना, इन चीजों के लिए नहीं बना बच्चों, इन चीजों से रोकने के लिए आपको बना है यहाँ पे। तो ये रोकने का काम यहाँ पे करता है, तो दैट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है यहाँ पे। तो ये इस एक्ट का पर्पस ही क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है, उसको रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे बच्चों यहाँ पे, कि बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लगा दी गई, क्योंकि देखो ज्यादातर पैसा कहाँ जा सकता है, स्टॉक मार्केट में जा सकता है, बैंक्स में जा सकता है, तो वहां पर कुछ ऑब्लिगेशन लगा दी कि भी रिकॉर्ड रखो हर किसी का, कहीं पर भी लगे ना शक हो रहा है तो वहीं पर हमें इन्फॉर्म करो, किसको, जो भी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटी बनाई गई है उनको वहां पर इन्फॉर्म करो, वो वहां पर एक्शन लेंगे इस चीज के रिगार्डिंग जहां पे आपको बताया गया, ठीक है। तो पहला पर्पस क्या है बच्चों यहाँ पर, इसका पर्पस पहला होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। दूसरा पर्पस क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो जी पता चला कि किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीद ली ब्लैक मनी से, इस तरीके से उसने व्हाइट मनी में जानबूझ के कन्वर्ट करके प्रॉपर्टी खरीद ली, जो कि पैसा कहां से आया था, मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ था। तो बच्चों वो ऐसी प्रॉपर्टी को ये लोग क्या करते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, अपने पास अपने कब्जे में ले सकते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे, कॉन्फिस्केशंस एंड सीज प्रॉपर्टी। तो इनका बच्चों एक सेकंड वर्ड क्या होता है, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, तो उस प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ठीक है, कि पैसा आपका नहीं बनता था। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी जो कनेक्टेड थी
कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि इस एक्ट का, अभी मैंने बच्चों चैप्टर स्टार्ट नहीं किया आपका, ये तो वैसे जनरल सिचुएशन में आपको ले रहा हूँ कि यहाँ पर इस एक्ट में किस चीज के रिगार्डिंग कैसे यहाँ पे बातें की गई है। तो वो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो किस चीज को रोकने के लिए बना है ये एक्ट, ठीक है। और बच्चों ये सारी चीज के अंदर आएंगे आपकी है कि भाई अगर आप ऐसी चीजों के लिए पाए गए तो कैसे यहाँ पे आपका ऑफेंस होगा, किस तरीके से कैसे किया जाएगा, तो ये सब बच्चों यहाँ पे आपको बताया जाएगा वन बाय वन। हम ये सारी चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तो जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया बच्चों यहाँ पर कि इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है। तो बच्चों इस एक्ट का मेन दो ही पर्पस है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना एंड नंबर 2, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्क करना, सीज करना और मार्केट में सेल करना। दैट्स योर पर्पस, जो यहाँ पे बच्चों इसका बताया गया है, यही मेन पर्पस यहाँ पे आता है। अब बच्चों यहाँ पे ना इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पर आती है कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो बच्चों इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कुछ डेफिनेशन यहाँ पे करने वाले बच्चों यहाँ पे, एंड दिस डेफिनेशन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है यहाँ पे। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन हमारा जो आता है, फर्स्ट वन, दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो ये वर्ड हमें देखना है यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो बच्चों यहाँ पे ना मनी लॉन्ड्रिंग वैसे तो मैंने को बता दिया, सिंपल थिंग है बच्चों, से वर्ड अगर मैं लेना चाहता हूं, आपने जो पैसा कमाया किसी से कमाया होगा, क्राइम से कमाया होगा आपने, क्योंकि वैसे ब्लैक मनी तो उसी से आती है जो क्राइम में होता है। आपने पैसा क्राइम से कमाया और उस पैसे को आप घुमा रहे हो, किसी ना किसी ट्रांजेक्शन घुमा रहे हो, जानबूझ के उसको छुपा रहे हो, घुमा रहे हो, तो बच्चों क्या कर रहे हो अल्टीमेटली आप, वो मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हो। तो बच्चों देखो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बच्चों, कि जहां पे आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो वर्ड बच्चों ध्यान से देखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या चीज किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, मतलब कोई क्राइम किया बच्चों आपने, अभी भी लिखेंगे पूरा यहाँ पे, अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नोइंग असिस्ट या नोइंगली असिस्ट, या फिर आप तो खुद इन्वॉल्व थे, या फिर असिस्ट था, या फिर आप क्या थे बच्चों यहाँ पे, आप खुद उसकी एक पार्टी थी, वो भी नोइंगली, नोइंगली एज ए पार्टी, या फिर अगर पार्टी नहीं थे तो आप सिर्फ इन्वॉल्व थे। देख रहे हो यहाँ पे, किसी भी तरीके से अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर आप खुद उस क्राइम के पार्टी रहे हो, या फिर आपको पता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पता था, किस चीज के बारे में पता था बच्चों यहाँ पे, तो याद रखना हमें किस बारे में पता था, दैट द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, एक पैसा जो लिया जा रहा है वो क्राइम से आ रहा है। तो वर्ड देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, एक ही लाइन थी, इसको मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम में या तो आप खुद इन्वॉल्व थे, या पार्टी थे, या आपको नॉलेज थी, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड। तो बच्चों इस केस में और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में क्या क्या किया आपने, या तो पैसा छुपाने की कोशिश की गई है, कंसीलमेंट किया गया, कंसीलमेंट किया गया, पोजेशंस के लिया गया, पोजेशंस लिया गया, एक्विजिशंस किया गया, ठीक है, यूज किया गया, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग। प्रोजेक्टिव और द क्लेमिंग। तो देख रहे हो बच्चों यहाँ पर तुमने वर्ड क्या क्या लिया यहाँ पे कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम में आपने क्या क्या किया है, आपने कंसील किया, पोजीशंस किया, एक्विजिशंस किया, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे, वहां पे ब्लैक मनी को, दैट्स कॉल्ड बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे हम, अनटेंटेड, अनटेंटेड मनी, ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड द मनी लॉन्ड्रिंग बच्चों, जहां पे आपने ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या क्या की है, तो दैट्स बच्चों यहाँ पे जहां पे आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम किया, किसी भी तरीके से किया है, चाहे पार्टी थे, चाहे इन्वॉल्व थे, चाहे नॉलेज थी, और वहां पे आपने कंसीलमेंट किया है, या पोजीशंस लिया है, या एक्विजिशंस किया है, यूज किया है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया, दैट्स द मनी लॉन्ड्रिंग।
अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स। तो देखो बच्चों, पूरी डेफिनेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग की मैंने आपको बताई ना, ये डेफिनेशन सिर्फ एक वर्ड पे यहाँ पे मैच करती है कि ये प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, है ना। तो ये बच्चों किस वर्ड पे आ रही है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम पर आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। तो बच्चों इसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। अगर बच्चों एग्जाम में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आती है तो यही सब आपको लिख के आना है, और ये सिर्फ एक ही लाइन है जो आपको यहाँ पे लिख के आनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये ऐसी तरीके से डायग्राम की फॉर्म में लिख के आना है, नंबर नहीं मिलेंगे आपके, प्रॉपर तरीके से लिखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट, नोइंगली ए पार्टी और इन्वॉल्व in the proceeds of the crime which include the concealment, possession, acquisition, use, projecting, claiming of untainted property, उसको बच्चे यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। अब बच्चे इसी के साथ मेन डेफिनेशन आपकी आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, क्योंकि जो नेक्स्ट बच्चे जो वर्ड आ रहा है आपका मनी लॉन्ड्रिंग से कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो बच्चों सिंपल थिंग है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम से आपने प्रोसीड किया, मतलब एक प्रॉपर्टी बना दिया आपने, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है, जो प्रॉपर्टी आपके पास किस तरीके से आई, एक क्रिमिनल एक्टिविटी करके आपके पास पैसा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम का मतलब क्या है, कि जो भी पैसा आपके पास आया है वो कैसे आया है, एनी प्रॉपर्टी, any property obtained as a result of criminal activity। वैसे तो बच्चों आपको सबको पता होगा प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, क्राइम वर्ड आ गया तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। आपने एक प्रॉपर्टी ले ली है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आई बच्चों, वहाँ पे वो क्रिमिनल एक्टिविटी से आपके पास पैसा है, जैसे धमकियां लेके दिए थे ना कि चुपचाप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो अदरवाइज आई विल किल यू, या फिर आप किसी का मर्डर करके फिर प्रॉपर्टी ले रहे हो। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है जो किसके रिगार्डिंग ली गई है, रिलेटिंग टू द शेड्यूल ऑफेंस। तो बच्चों यहाँ पे शेड्यूल ऑफेंस मतलब एक शेड्यूल लिस्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली ना तो उसको यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम कहा गया है। ये शेड्यूल ऑफेंस क्या है भी बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। अभी बस सिंपल थिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज कहना चाहता है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी कौन सी, जो ऑफेंस माना गया है, जो आगे आपको बताया जाएगा बच्चों कि शेड्यूल ऑफेंस है क्या, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है उसी को प्रोसीड क्राइम कहा जाएगा। और एक चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टी आपने ली है, चाहे ये प्रॉपर्टी आपने डायरेक्टली ली है और इनडायरेक्टली ली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी लो या फिर इनडायरेक्टली लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल थिंग है कि दैट्स कॉल्ड द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, उसी को बच्चों यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक बच्चों छोटी सी डेफिनेशन आपको दे रखी थी प्रोसेस ऑफ क्राइम की कि एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कहाँ पे बता रखी है, जहाँ पे रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब बच्चों यहाँ पे ना इस डेफिनेशन से भी मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन आ गया जी, प्रॉपर्टी में मतलब क्या, प्रॉपर्टी में क्या सब कुछ आ जाएगा, बात करेंगे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे मेरे माइंड में जो वर्ड आया कि शेड्यूल ऑफेंस क्या है जी, आपके माइंड में भी आ रहा होगा ना। बाकी जो तो पता ही है, यहाँ पे मेन ये डेफिनेशन जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की ली गई है, ये दो ही वर्ड पे डिपेंड है, एक बच्चों वर्ड पे प्रॉपर्टी पर और एक शेड्यूल ऑफेंस पर ही डिपेंड है। तो अब इसका मतलब क्या है ये हमें देखना है यहाँ पर। तो चलो जी यहाँ पर तो दो डेफिनेशन और आपको बताता हूँ जो इसी के रिगार्डिंग है। अब बच्चों वैसे डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखी गई, बट मैं आपको लिंक करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप उसको अच्छे से रीड कर पाओगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों इसमें पहले डेफिनेशन आती है दैट्स कॉल्ड द शेड्यूल ऑफेंस क्या है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये शेड्यूल ऑफेंस है क्या, जिसमें बताया गया शेड्यूल ऑफेंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड तो क्राइम माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों जो माइंड में मेरे आ रहा है दैट द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी क्या है जी यहाँ पर। तो बच्चों शेड्यूल ऑफेंस में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर बच्चों ऑफेंस को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी शेड्यूल ऑफेंस का मतलब थ्री टाइप्स के ऑफेंस, कौन कौन से ऑफेंस बच्चों यहाँ पे, पार्ट ए ऑफेंस, सेकंड बच्चों यहाँ पे पार्ट बी ऑफेंस, थर्ड वन बच्चों यहाँ पे पार्ट सी ऑफेंस।
तो 3 पार्ट्स में बच्चों यहाँ पर ऑफेंस को डिवाइड किया उन्होंने। वैसे तो बच्चों आपके सिलेबस में आगे इसके बाद नहीं आता, बस आपके सिलेबस में कितना आता है कि शेड्यूल ऑफेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए बी सी बस। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पार्ट ए में बच्चों यहाँ पे क्या आता है, जो ऑफेंस इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं, आईपीसी, आईपीसी के अकॉर्डिंग आते हैं बच्चों, वो शेड्यूल पार्ट ए में आपके आते हैं। और कौन से आते हैं बच्चों यहाँ पे, या फिर आपने सुना होगा बच्चों नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब बच्चों इसमें हैवी वाले केस आ गए हैं, ठीक है, कि कोई ड्रग्स की रिगार्डिंग का काम कर रहे हैं, या कोई एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स के रिगार्डिंग, मतलब कोई अगर धमाके वाली चीजें के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो उसको बच्चों पार्ट ए में आपका कवर किया गया है। क्लियर? तो मतलब इसमें आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा डेंजर्स है उन चीजों को पार्ट ए ऑफेंस में यहाँ पे लिया गया है। और पार्ट बी में बच्चों किसको लिया गया, लाइक बच्चों पार्ट बी में लिया गया आपने किसी का कॉपीराइट जबरदस्ती छीन लिया, ये भी तो एक ऑफेंस है ना बच्चों यहाँ पे, या फिर आपने उसका ट्रेडमार्क ले लिया, पता है इस तरह के ऑफेंस बच्चों यहाँ पे जो आपने लिया है, और जिसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे जो लिया है आपने, यहाँ पे उसको शेड्यूल ऑफेंस तभी मानेंगे अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए या फिर अगर उससे ज्यादा होगी तो। देखो फर्स्ट वन में पार्ट ए में अमाउंट नहीं लिया गया, उसमें चाहे 10 रुपए का क्या हो तो वो तो आपका ऑफेंस है ही है, लेकिन पार्ट बी में इस चैप्टर में कब कवर करेंगे उसको हम, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो, ठीक है। एंड बच्चों जो पार्ट सी में आपका आता है, यहां पर वो इंडिया की नहीं बाहर की ट्रांजेक्शन की बात करता है। इसमें कौन सा ऑफेंस ले रहे हैं, जो आपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो आपने की है उसको यहाँ पे कवर किया गया। तो बच्चों ये दैट्स ऑल द शेड्यूल ऑफेंस, जिसमें 3 पार्ट आपके लिए गए, पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी, दैट्स योर पॉइंट, जो यहाँ पे आपको कवर किया गया है, ठीक है। तो बच्चों आपके सिलेबस में सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस सिर्फ क्या कवर किया गया कि पार्ट ए होता है जी, एक पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए था कि पार्ट ए में क्या कवर किया गया, पार्ट बी में क्या कवर किया गया, और पार्ट सी में आपका क्या कवर किया गया, वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बच्चों आपको डिटेल दी है कि भाई पार्ट ए बी सी में क्या डिफाइन आपका किया गया। अब बच्चों नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे आता है कि चलो ठीक है जी, ये तो हमने ऑफेंस देख लिया, और यहाँ पर उसने ऑफेंस में भी बता दिया कि चाहे आपने पार्ट ए के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया है, चाहे आपने पार्ट बी की ऑफेंस के अकॉर्डिंग किया है, चाहे पार्ट सी में किया है, लेकिन ये ऑफेंस करके, ये क्राइम करके आपने कोई प्रॉपर्टी अगर ऑब्टेन की है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दिस इज कॉल्ड द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। अब बच्चों नेक्स्ट वर्ड आता है जी, प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होती है जी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे कवर कर दिया। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन देता भी नहीं ना, तो भी ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट थी, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया कि प्रॉपर्टी मींस, यहाँ पे बच्चों हमारी एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, अब अलग डेफिनेशन चल रही है ये, ठीक है, तो इससे अलग चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी, तो जी वर्ड भी क्या लिया जाता है, प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी, है ना, और एसेट्स, और आगे देखो वर्ड क्या लिया, ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर एक डिस्क्रिप्शन की ले ली गई, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है, चाहे वो कॉर्पोरियल है, चाहे वो इनकॉर्पोरियल है, पता नहीं बच्चों फिजिकल है या फिर फिजिकल नहीं है, फिजिकल मोड में है या नहीं है, ठीक है। तो एवरी प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पे कवर कर लिया गया। एवरी प्रॉपर्टी में क्या क्या है बच्चों यहाँ पे, चाहे वो कॉर्पोरियल है या नहीं है, कॉर्पोरियल है या फिर इनकॉर्पोरियल है, ये बच्चों उसी से वर्ड लिया गया, जनरली विजिबल और नॉट विजिबल, बस है, जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क होता है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ बात कर रहा है। या फिर बच्चों प्रॉपर्टी वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, उसको भी कवर किया गया, मूवेबल और इमूवेबल। या फिर बच्चों जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किस नेचर की है, ठीक है, टेंजिबल है और इनटेंजिबल है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो बच्चों ये किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी, उसको यहाँ पे कवर किया गया कि आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो तो उसको बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी आपका माना जाएगा एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और बच्चों इसमें साथ में तो कवर किया ही किया गया, और साथ में कहा गया इवन इसमें इंक्लूड जो किया जाएगा, इंक्लूड
डीड्स, कोई अगर एग्रीमेंट किया गया है या कोई और इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया, ठीक है, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई आपके पास किसी चीज का टाइटल आ चुका है, तो जो अपने आप में एक एविडेंस देता है टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी wherever located, wherever the located, तो चाहे वो कहीं भी लोकेट करती है, अगर वो चीज आपको मिल चुकी है तो दैट्स कॉल, उसको बच्चा पे प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो चाहे तो आपके पास वो प्रॉपर्टी है अभी, या फिर वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे आ चुके हैं, जो अपना भी प्रूव कर रहा है कि प्रॉपर्टी आपकी नाम की हो चुकी है, तो दैट्स को बच्चों यहाँ पे उसको भी यहाँ पे कवर किया गया, और दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये टोटल 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताइए, कौन कौन सी बताइए बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले दैट्स ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम क्या होता है, शेड्यूल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, एंड प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे और भी डेफिनेशन है बच्चों, वो हम नोट्स में देखेंगे, और कुछ डेफिनेशन ऐसी है बच्चों जो अभी नहीं देखेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा ना उसके साथ में आपको ऑटोमेटिकली आपको बताता चला जाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स बच्चों यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीज आपकी आएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बार मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, फिर बच्चों ने इसके बाद किया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तीसरे नंबर बच्चों ने डिफाइन किया प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम क्या होता है, फोर्थ दैट इज द शेड्यूल ऑफेंस, एंड फिफ्थ बच्चों की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है जी, आओ बच्चों नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया, किस तरीके से दिया गया है, तो बहुत ध्यान से पढ़नी लैंग्वेज बच्चों यहाँ पे, कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज नोन टू हैव बीन लेजिस्लेटिव बेसिक टू सर्व ट्विन पर्पस। दो पर्पस के लिए बच्चों बनाया गया, और दो पर्पस क्या क्या थे मैंने आपको बता दिया। पहला पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है, और दूसरा पर्पस क्या था बच्चों यहाँ पे, टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है उसको करना। ठीक है, अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जो ऑफेंसिव प्रॉपर्टी आए ना उसको कम से कम करना है, कि ब्लैक मनी वहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोकना चाहते हैं इस चीज को रिगार्डिंग। और बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिया गया, कि देयर आर मल्टीपल मेथड की इन विच द ब्लैक मनी इज मेड लॉन्डर्ड एंड द ह्यूज प्रॉफिट इज मेड, मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले कैश स्मगलिंग, कैश डिपॉजिट करके वहां बच्चों अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाया जाता है वहां पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया मूविंग कैश, कैश स्मगलिंग मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, मूविंग कैश फ्रॉम द वन लोकेशन टू द अनदर और डिपॉजिटिंग द कैश इन द स्विस बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे तो साफ साफ बच्चों यहाँ पे लिख दिया गया स्विस बैंक में अमाउंट जो आप डिपॉजिट करवा रहे हो। नेक्स्ट में यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग में क्या है जहाँ पे, जहां पर आप कैश को ब्रोकन डाउन करते हो इन द फॉर्मल रिसिप्ट टू बाय द मनी ऑर्डर एटसेट्रा, मतलब बड़े छोटे छोटे अमाउंट में इसको कवर करके तोड़ के इसको काम करना, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चरिंग। थर्ड में यहाँ पे लॉन्ड्रिंग बाय द रियल एस्टेट, कुछ लोग क्या करते हैं रियल एस्टेट में पैसा लगा देते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट स्कैम्स करते हैं, बोगस कंपनी क्रिएट कर देते हैं और उसमें फॉल्स इनकम दिखाते हैं, हवाला ट्रांजेक्शन करते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ब्राइबरी एंड करप्शन के लिए यूज करते हैं, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बच्चों जो एक्ट यहाँ पे बनाया गया ये इसी चीज के लिए बनाया गया कि इसको रोकना है, टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिगरेशन सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम एंड डील विद एनी अदर इशू जो कनेक्टेड विद किससे था, मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। तो अल्टीमेटली बच्चों ये जो एक्ट बनाया गया है ये यहाँ पर दो पर्पज के लिए यहाँ पे बनाया गया, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा प्रॉपर्टी को सीज करना। कौन सी प्रॉपर्टी को, जो बच्चों इन्वॉल्व थी इन द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब बच्चों आप देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या चीज आपकी आएंगी। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे देखो इट इज whosoever directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in the process और द एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड थी जहाँ पे, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम से। ठीक है, जैसे क्या क्या, कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिव क्लेमिंग इट, तो आप उसको एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे थे ना कि भाई ये बिल्कुल साफ मनी है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो उसको बच्चों यहाँ पे अनटेंटेड ले रहे हैं, तो सेल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, उसको यहाँ पे कवर किया गया। ठीक है, और ये देखो बच्चों यहाँ पे ये भी डेफिनेशन मैंने एज इट इज आपको लिख दिया, और इसे दो दो वर्ड बताया ना आपको। नंबर वन, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है चाहे वो डायरेक्टली ली है इनडायरेक्टली ली है, किससे ली है, एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी किससे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ बताई गई है,
शेड्यूल ऑफेंस बताए गए, रिलेटिव द शेड्यूल ऑफेंस। या फिर वैल्यू द प्रॉपर्टी जो ली गई बच्चों पे हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। तो बच्चों वहां पे प्रॉपर्टी जितनी वैल्यू उसकी इंडिया में बनती है ना, मान लो आउटसाइड इंडिया बच्चों यहाँ पे $1,00,000 बनते हैं, तो इंडिया में अगर वो $1,00,000 मतलब इक्वल टू अगर 70 लाख रुपए होता है, तो यह माना जाएगा कि आपने 70 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्योंकि उसको इंडिया के रुपीस के अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू चेक करोगे, ना कि ऑब्वियसली डॉलर में। तो वो जिस भी कंट्री में आपने बाहर किया है ना, तो वहां से लेकर इंडिया में उसकी कितनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग को लिया जाएगा, ठीक है। तो देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन द वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है बच्चों यहाँ पे। हाँ जी, तो बच्चों देखो इसमें एक वर्ड और दिया गया, ये आप पढ़ सकते हो, तो वो सिंपल पॉइंट है कि यहाँ पर सिर्फ उसको कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ शेड्यूल ऑफेंस नहीं आएगा, यहाँ पे इसके नोटिंग पॉइंट आया था, साथ में अगर इसके साथ कोई कनेक्टिविटी बनती है, मतलब आप बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये जो शेड्यूल ऑफेंस वाला पॉइंट आपको दिया गया ना कि सिर्फ इसमें कौन से क्राइम लिए जा रहे थे जो शेड्यूल ऑफेंस के रिगार्डिंग थे, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। मतलब दिस लिस्ट इज द इंक्लूसिव, मतलब जितना उसमें बता रहे हैं वो तो आ सकता है, अगर उससे एक्स्ट्रा भी अगर आना चाहे तो वहां पर इससे एक्स्ट्रा भी आपका वहां पे आ सकता है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे। तो दैट्स कॉल्ड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब इसके बाद प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको बता दिया गया, प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एनी प्रॉपर्टी और द एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरियल है, चाहे वो इनकॉर्पोरियल है, चाहे वो मूवेबल है, इनमूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, एंड इंक्लूड द डीड्स और द इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस द टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और एसेट्स वेरेवर लोकेटेड, चाहे वो इंडिया से बाहर है उसको भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पर माना जाएगा और उसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों पे पेमेंट सिस्टम अभी नहीं करवाऊंगा आपको, जैसे जैसे आगे आपका टॉपिक आएगा ना उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ कवर किए गए, ऑफेंसेस जो पार्ट ए में बताए गए, ऑफेंसेस जो पार्ट बी में बताए गए, लेकिन कौन से, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है जी, बी में आया था ना, पार्ट बी में जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी, एंड पार्ट सी में जो कवर किया गया स्पेसिफाइड इन द पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो बाकी डेफिनेशन है, ट्रांसफर, बैंकिंग कंपनी, बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, ये डेफिनेशन बच्चों अभी नहीं करनी है, ये जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका टॉपिक ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता चला जाएगा, तो डोंट वेरी। तो जैसे जैसे डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे उसी तरीके से डेफिनेशन करना, अभी अपना अलग से चीजें मत लेके चलना कि भी डेफिनेशन अभी ही हमें सारे कंप्लीट करने, जी नहीं, अभी नहीं करनी है बच्चों, तो वो धीरे धीरे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक मेरा एक प्रोसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशंस क्या है, तो ये सारा यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बच्चों मेन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से करते हैं, पेनल्टी क्या लगेगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी फंस गई तो उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, कि अगर लगता है अथॉरिटी को कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी तो गलत तरीके से ली गई है, तो उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, बच्चों सब कुछ उन्हें बताया यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने वर्ड यहाँ पे क्या लिया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से कर रहे हैं आजकल लोग, उसका एक प्रोसेस लिया गया और उसका प्रोसेस बताने के बाद कहा गया कि भाई ये चीज ना गलत है, तैयार हो जाओ जी, पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ। तो बच्चों उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है यहाँ पे। तो चलो जी आप करते हो यहाँ पे कि किस तरीके से आजकल लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और वैसे बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन चलो फिर भी इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग में लोग क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्राइम किया, ठीक है, क्राइम किया है, क्राइम में वो इन्वॉल्व थे, और क्राइम से बच्चों उनके पास अब ब्लैक मनी आ गए। अब उनका बच्चों मेन काम है कि हमें इस ब्लैक मनी को प्लेस करना है कहाँ पे, हमारे फाइनेंशियल लीगल सिस्टम में प्लेस करना है, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स को बच्चों यहाँ पे वो इसको लीगल मनी बनाना चाहते हैं। अब बच्चों लीगल मनी बनाने के लिए ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर वो इसको एंटर जो करना चाहते थे, पहले इस ब्लैक मनी के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, नोट नहीं फाड़ेंगे, जो 1 करोड़ रुपए है मान लो, या 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए है, उसकी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन बहुत सारी कर लेंगे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे बना लेंगे इसकी कि भाई हमें यहाँ पे पैसा लगाना है, हम वहाँ पे पैसा लगा लेंगे और ये सब में बांट देंगे, ठीक है, कहीं कहीं वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल एंट्रीज या स्मॉल अमाउंट में उसको वहाँ पे कवर कर लिया,
स्मॉल एंट्रीज में उसको कवर कर दिया गया। अब जो स्मॉल एंट्रीज में उसको कवर करके उन्होंने क्या किया, इस सारे पैसे को सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया अलग अलग तरीके से। किसी को दे दिया, फिर उसने जाके इस सिस्टम में लगा दिया, अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और उसको इंजेक्ट कर दिया गया। जो कहाँ पे, हमारे सिस्टम में, फाइनेंस सिस्टम में उसको इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इंजेक्ट कैसे कर दिया गया जहाँ पे, इससे बहुत सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे हुई और अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में, बहुत जगह उसको फैला दिया। तो वेरियस ट्रांजेक्शन बच्चों वहाँ पे कर दी गई इन द डिफरेंट अकाउंट। मतलब मैंने कहा ना बच्चों, छोटे छोटे अमाउंट की बहुत सारी लेयर्स बनाई और उसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो पैसा इन्वेस्ट वहां पे कर दिया गया। तो जो देख रहे हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जो लेयर्स बनाई थी आपने, लेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो आपने कैसे फैला दी। कभी किसी अकाउंट में डाल दिया है, किसी की बैंक में डाल दिया है, किसी दूसरी कंट्री में पैसा लगा दिया गया। ठीक है, तो पैसे को आपने हर जगह घुमा दिया और फिर उसके बाद बच्चों ये पैसा घूम फिर के आपके पास वापस आया। मतलब उस पैसे को सबको इकट्ठा किया गया, जितनी भी लेयर्स हुई थी, या तो एज ए डोनेशन लिया गया या एज ए इनकम लिया गया, किसी भी तरीके से ये पैसा आपके पास फिर घूम फिर के आया और आपने उसको क्या किया, इस तरीके से यूज किया, यूज इन द फाइनेंशियल सिस्टम इन सच ए वे, इन सच ए वे कि डेट ओरिजिनल एसोसिएशन with crime obliterated। क्या प्रोसेस है सर। तो बच्चों देखो, सिंपल थिंग है, आपको लग रहा होगा कि क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों इसमें जनरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ब्लैक मनी थी उसके हमने छोटे छोटे पार्ट किए और छोटे छोटे पार्ट करके उसको डिवाइड कर दिया हर जगह पे और उनसे कहा चलो ठीक है जी, आपने एक काम करो, मैं डोनेशन की तरह दो। अब जो डोनेशन आ रही है, कस्टमर की तरफ से अमाउंट मिल रहा है, इसको क्या पता चलना है। अब फिर उस सारा पैसा जो आपका डोनेशन की तरह आ गया, आपने उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, मतलब उसको इस तरीके से कर दिया कि जिससे कोई ये पता ही नहीं कर सकता था कि अच्छा ये पैसा क्राइम से आया था। मतलब क्राइम से तो आया था लेकिन हमने पैसा डोनेशन की तरह लिया। तो उसका स्टार्टिंग इनिशिएटिव कहाँ से आया, डोनेशन। सर डोनेशन आई है हमारे पास, 1 लाख लोगों ने डोनेशन की है हमें, 20-20 हज़ार रुपये डोनेशन किया। बच्चों 20-20 हज़ार रुपये खुद लगा लो, 1 लाख इंटू 20,000 रुपीज, कितना सारा ब्लैक मनी था, उसको आपने कितना इजीली वैसे उसको डोनेशन की फॉर्म में अपने पास कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि भी आपने इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो ये इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोसेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, कि आपने इस तरीके से अपना ब्लैक मनी अगर व्हाइट मनी से कन्वर्ट किया और पता चल गया ना, तो बच्चों पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ। तो बच्चों यहाँ पर ना इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला इसको कहा जाता है बच्चों, जो क्राइम से आप उसको करना चाहते हो, तो इस स्टेप को बच्चों यहाँ पे कहा गया, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दैट्स कॉल्ड द प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या किया बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट यहाँ पर की गई कि हमें इस पैसे को लीगल सिस्टम में लेकर जाना है। फिर उसके बच्चों यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या किया गया, लेयरिंग तैयार की गई, छोटे छोटे इसको अमाउंट में कन्वर्ट किया गया, दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग, उसको कहा जाएगा बच्चों लेयरिंग। और तीसरा बच्चों यहाँ पे फिर क्या कर दिया गया, उसको बाद में उस पैसे को इकट्ठा करके इस तरीके से लगाया गया कि ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये एक्चुअली पैसा कब से आया था, क्राइम के टाइम से आया था, पता ही ना चले। देखा गया ना जहाँ पे कि ओरिजिनल जो था वो खत्म ही कर दिया गया, ये क्राइम से आया था वो खत्म ही हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लीगल ही था इसके पास पैसा। तो तीसरा बच्चा यहाँ पे क्या कर दिया गया, उस पैसे को बाद में इंटीग्रेट कर दिया गया, उसको बाद में इकट्ठा कर दिया गया, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इस पूरे सिस्टम को टोटल 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया। नंबर 1 दैट द प्लेसमेंट, नंबर 2 द लेयरिंग एंड द नंबर 3 इंटीग्रेटेड। तो उसको इंटीग्रेटेड वे से उसको यहाँ पे लिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक एक वर्ड आपको डिटेल में लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस का किया गया। और बच्चों ने कहा कि अगर आप इस तरीके से करते हो ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ।
ठीक है यहाँ पे। तो उसको कहा गया जी आप पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ, आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी बच्चों यहाँ पे? सबसे पहले इन जनरल ले रहे हैं। इन जनरल कहा गया जी आपको ना जेल में डाला जाएगा, इम्प्रिजमेंट। और जो बच्चों इम्प्रिजमेंट यहाँ पे बताई गई दैट इज मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स। मतलब अगर इस तरीके से आपको कोई प्रोसेस मिला ना तो बच्चों कम से कम 3 साल के लिए तो जेल में जाओगे ही जाओगे, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्राइम कितना बड़ा किया था। तो 3 साल तो मिनिमम है ही है, बाकी डिपेंड करेगा, तो ये 7 साल तक आपको जेल में डाला जा सकता है, प्लस फाइन भी लगेगा। फाइन कितना लगेगा ये नहीं बताया बच्चों, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया कि यू आर ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। ठीक है जी, तो आप फाइन के लिए भी वहां पे लाइबल रहोगे, ये साफ साफ हमें बता दिया गया है, यू आर ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। लेकिन बच्चों जो सेकंड वन लिया गया ना, तो इन जनरल लिया गया, जो शेड्यूल ऑफेंस आपने किया था, उस शेड्यूल ऑफेंस में बच्चों यहाँ पे आपने जो एक पार्ट ए ऑफेंस किया था, याद है, नार्कोटिक ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, उसमें से जो नार्कोटिक ड्रग्स की रिगार्डिंग बच्चों में बात कर रहा हूं, सारे ऑफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो पार्ट ए की, पार्ट ए में जो नार्कोटिक ड्रग्स था उसके रिगार्डिंग अगर आपने ऑफेंस किया है तो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कौन से उसे किया आपने, नार्कोटिक ड्रग्स, बहुत हैवी ड्रग्स है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों नार्कोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग अगर आपने किया है ना, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई अब जेल ना ज्यादा होगी आपको, और इसमें ना आपको जो इम्प्रूवमेंट रहेगी, चलो जी मान लिया कम से कम तो 3 साल तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अब 7 साल की जगह 7 ईयर्स की जगह यहाँ पे कितना ले लिया गया, 10 ईयर्स, तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, प्लस यू आर ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो आपको यहाँ पे कवर किया गया, इसमें क्या क्या चीज आपके आती है। तो बच्चों पेनल्टी है आपको लर्न करनी है, इन जनरल बता दिया गया, लेकिन अगर नार्कोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग है तो वहां पर बस ये कह सकते हो कि ऑल पेनल्टी आर सेम, बस 7 ईयर्स की जगह पर आपको वहां पर 10 ईयर्स आपको फॉलो करना है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो ये मैंने 2 सेक्शन आपके कंप्लीट करा दिए, यहाँ पे सेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 4, तो बच्चों ये वाला सेक्शन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया कि सेक्शन 3 जो डील करता है विद द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सिंगल प्रोसेस। इसको बच्चों कैसे यहाँ पे दिया गया है कि 3 स्टेज में इसको बताया गया, तो बच्चों ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, याद रखना प्रोसेस करके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेसमेंट जो कैसे किया गया, इट इज द फर्स्ट एंड द इनिशियल स्टेज व्हेन द ब्लैक मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, उसको जो इंजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पे लेयरिंग में क्या कहा गया, मनी इंजेक्टेड इन द सिस्टम इज लेयर्ड। लेयर्ड जो यहाँ पे लेयर्ड का मतलब क्या कहेंगे हम, दैट्स द सीरीज, कि वहाँ पे सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन आपकी कन्वर्ट की गई है, सीरीज बनाई गई है। ठीक है, एंड मूव्ड और द स्प्रेड ओवर द वेरियस ट्रांजेक्शंस, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपने की है, डिफरेंट अकाउंट एंड द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपने की है, एंड नाउ इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द ओरिजिन ऑफ द मनी। पता ही नहीं चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसा बाहर दिया, फिर पता ही नहीं चलेगा कि पैसा एक्चुअली इनके पास कहाँ से आया था। ठीक है, यहाँ पे एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे तीसरी स्टेज में जहाँ पे जो मनी की गई है ना, उसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है कि जो ओरिजिनल एसोसिएशन था क्राइम के साथ, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऑब्लिटेटेड हो चुका है, कि सो डैट कि मनी कैन बी यूज बाय द ऑफेंडर और द पर्सन एज एट ए क्लीन मनी। क्लीन मनी जो क्या बोलेंगे हम, दैट्स द व्हाइट मनी। तो बच्चे ये एक प्रोसेस उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पर उसको यूज करते हैं, और उसको बच्चे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया है। तो बच्चे जो नोटिंग पॉइंट में कहा गया ना, कोई नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है आपको, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दे रखी है आपको, ये कोई भी नया पॉइंट नहीं है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये वही सेम डेफिनेशन ले लिया है। बस ये कहा जी जो प्रोसेस होता है ना, इसको यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग ट्रीट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं आपको। ठीक है, और जो उसकी पेनल्टी आपको बता दी गई है, पेनल्टी देखो इन जनरल उसने बता दिया कि भाई रेग्रेस पर इम्प्रिजमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 3 इयर्स बट बीच में एक्सटेंड टू द 7 इयर्स, 7 साल तक की जेल हो सकती है मैक्सिमम, एंड सेल ऑल्सो भी लाइबल टू द फाइन। लेकिन अगर जो मैंने कहा था ना नार्कोटिक ड्रग्स, जो पार्ट ए में आपका आता था, तो बच्चों आपको ये एक्ट का नाम याद करना है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो 1985 में से उसको कवर किया गया। तो बच्चों इस एक्ट के अंदर कोई अगर आपने जो ऑफेंस किया है ना, तो यहाँ पर बस मानना कि जो ऊपर पेनल्टी बताई गई तो सेम लगेगी, बस यहाँ पर मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट दी गई है वो 10 इयर्स हो जाएगी,
इंस्टेड ऑफ द 7 years, ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द 7 years अगर वो किस में आती है बच्चों, यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइबर ट्रैफिक सॉरी ट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में अगर वो आती है तो, ठीक है, ये गलती से आगे यहाँ पे, दैट्स अ पॉइंट क्लियर बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो मेन बताया यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सेक्शन 3 एंड द सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन सा टॉपिक आपके आने वाला है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बच्चों जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी तो उसका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो बच्चों मैंने उसका एक सिंगल डायग्राम पूरा प्रोसेस में बताया हुआ है, तो वो हम बनाएंगे, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट बच्चे यहाँ पर एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये चीजें बोरिंग भी लगेंगी, समझ में नहीं आएगी और आप उसको लिंक नहीं कर पाओगे, तो मैंने उसको एक डायग्राम की फॉर्म में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या प्रोसेस का रहेगा, कैसे कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, किस तरीके से अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट के बाद क्या करना है, क्या कैसी चीजें होंगी, तो ये सब बच्चों मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे आ रहा है, दैट्स कॉल्ड द अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड द कॉन्फिस्केशन। लिखते हैं बच्चों कॉपी पर जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताया, ठीक है, और बच्चों इसका ना पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। बच्चों ये पूरा प्रोसेस आपको लर्न करना है, एग्जाम में आपसे प्रोसेस पूछ सकता है, ठीक है जी यहाँ पे। तो चलो आओ, तो बच्चों यहाँ पर इस प्रोसेस को करते हैं, इसमें क्या बताया गया, दैट्स कॉल्ड द अटैचमेंट, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। एंड द कॉन्फिस्केशन, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले अटैचमेंट कर लो, मतलब जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ना उसको अटैच कर लो, अटैच कर लो मतलब अपने कब्जे में ले लो। कब्जे में ऐसे नहीं बच्चों यहाँ पे, बस राइट ले लो, उसके इंस्ट्रूमेंट को ले लो कि जिससे कि उसको सेल ना कर पाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रोसेस फॉलो करो, चेक करो क्या मनी लॉन्ड्रिंग वाकई इन्वॉल्व थी या नहीं थी, दैट्स द एडजुडिकेशन। और अगर लगा ना ये प्रूव हो गया कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी ना मनी लॉन्ड्रिंग से ही आई है, चलो जी अब उसको ले लेते हैं, वाकई कॉन्फिगर कर लेते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो बच्चों यहां पर आप अल्टीमेटली कह सकते हो स्टार्टिंग में अटैचमेंट से लेकर फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी उसके कॉन्फिस्केशन तक ये प्रोसेस पूरा किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या प्रोसेस बच्चों पे फॉलो किया जाता है उसके बारे में आपको बच्चों यहाँ पे बताया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, तो बच्चों सबसे पहले ना यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे अटैच नहीं करते, इसका एक प्रोसेस होता है। और बच्चों सबसे पहले ना यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट करते हैं। प्रोविजनल क्यों कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वाकई ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में है नहीं है, सिर्फ शक है, सिर्फ शक है कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमें लग रहा है इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये बच्चों किसको लग रहा है, तो इसमें बच्चों एक अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है जो आपके यहाँ पे आती है, जिसका नाम बच्चों यहाँ पे बोला जाता है डायरेक्टर। बच्चों ये किसी कंपनी डायरेक्टर मत ले लेना, ये पोमला में जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं ना उसको यहाँ पे हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर। तो याद रखना यहाँ पे या तो डायरेक्टर को या फिर किसी और ऑफिसर को अगर उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में है तो वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, प्रोविजनली अटैच उसको कर सकता है। लेकिन ये याद रखना एनी अदर जो ऑफिसर होना चाहिए ना वो डिप्टी डायरेक्टर की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, मतलब मिनिमम सॉरी मैक्सिमम तो डिप्टी डायरेक्टर तक वो हो सकता है बस, इससे लोअर पोस्ट का पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कम से कम ये लोग तो होने चाहिए। और बच्चों यहाँ पे मैं साफ साफ क्या कह रहा हूँ, पहले वो क्या कर रहे हैं, प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। तो स्टेप नंबर 1 में जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोविजनली अटैच किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी, ठीक है जी यहाँ पे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन इज दिस कि जब प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रोविजनली कर रहे हैं, तो उसमें एक रीजन तो देना पड़ेगा ना कि क्यों कर रहे हैं, या ऐसी अपनी मर्जी है कि भाई कर लिया बस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल थिंग है कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करेंगे तो एक रीजन वहां पे बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड इन द राइटिंग,
और भी कंडीशन है, वन बाय वन लिखूंगा बच्चों यहाँ पे। मैंने कहा ना बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्टिंग में बताता तो आप इसको लिंक नहीं कर पाते, मैं आपको लिंक करके एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे कि रीजन रिकॉर्ड इन द राइटिंग। ठीक है, कि इसको रीजन को बच्चों रिकॉर्ड किया जाएगा कि भी क्यों किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है। बच्चों यहाँ पे तो रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग, रीजन बच्चों यहाँ पे क्या रीजन यहाँ पे हो सकता है, तो वो भी रीजन देख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर वन, उनको यहाँ पे शक है कि भाई एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। लो जी, पहला शक आ गया ना कि भी उनको शक है कि भी इस पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी है उसके पास है जो क्राइम से आई है, क्राइम के प्रोसीड करने के बाद से वो आई है। सेकंड वन यहाँ पे एंड सच प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, मतलब अल्टीमेटली जो मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन ले रहे हैं यहाँ पे कि सच प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम आर लाइकली टू बी या तो उसे छुपाया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, या फिर उसकी इंटेंशन क्या है, उसको ट्रांसफर करने की इंटेंशन है, एटसेट्रा। लो जी, तो रीजन बच्चों यहाँ पे दे दिया कि भाई ये किस वजह से ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टर है या एनी अदर ऑफिसर है जो डिप्टी डायरेक्टर की रैंक से कम नहीं है, तो यहाँ पे रीजन बता दिया गया कि भाई इस प्रॉपर्टी को अटैच क्यों किया जा रहा है। ठीक है, कि जो पर्सन है उसके पास कोई पोजीशन में प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम से आई है, या फिर जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम था उसको कंसील्ड किया जा रहा है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब उस प्रॉपर्टी को छुपाया जा रहा है या बेचा जा रहा है जानबूझ के अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली यहाँ पे अटैच किया जा रहा है। लेकिन बच्चों इससे खाली काम नहीं चलेगा, साथ में क्या कहा कि अच्छा आप इन रीजन की वजह से प्रॉपर्टी अटैच करना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कुछ कंडीशन और सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे प्री कंडीशन फॉर अटैचमेंट। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहते हो तो उसमें कुछ प्री कंडीशन यहाँ पे देखने के क्या क्या प्री कंडीशन होंगे। तो बच्चों सिंपल याद रखना कि जब डायरेक्टर किसी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करना चाहेगा ना, तो उसको सबसे पहले ना मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ तो देखो क्या लिखा गया कि जो भी आपकी रिपोर्ट है जिसमें रीजन आपने लिखा कि आप ये प्रॉपर्टी क्यों अटैच करना चाहते हो, वो रिपोर्ट आप फॉरवर्ड कर दो मजिस्ट्रेट को, रिपोर्ट फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर कर लो प्रॉपर्टी अटैच, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमने बता दिया ना, हमने वहां पे इन्फॉर्म कर दिया था मजिस्ट्रेट को, तो इसके बाद आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बच्चों यहाँ पे सेकंड थिंग क्या कही गई है यहाँ पे कि आप कंप्लेंट फाइल करो, मतलब कंप्लेंट किसने की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फाइल किया है कि सर ये प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है। कंप्लेंट फाइल्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मतलब डायरेक्टर नहीं गए थे, ऑफिसर गया था, और फिर मजिस्ट्रेट ने कहा अच्छा ऐसा कर रहा है चलो इसकी प्रॉपर्टी ले लो, फिर डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंप्लेंट की बिफोर मजिस्ट्रेट और द कोर्ट कि सर ये प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है। बिफोर मजिस्ट्रेट और द कोर्ट कि सर ये प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश वहां पर की जा रही है। या फिर बच्चों यहाँ पे अगर ये मान लो कोई कंप्लेंट किसी दूसरी कंट्री से है, तो बच्चों वहां पे क्या उस लॉ के अकॉर्डिंग वहां भी कंप्लेंट की गई नहीं की गई है, उसकी रिपोर्ट के बेस पर भी प्रोविजन अटैच किया जा सकता है। तो मतलब अगर बच्चों कोई सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेंट है, सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चों, जिस कंट्री से आई है उसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अंडर द कोरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ अदर कंट्री, अदर कंट्री। तो बच्चों याद रखना कि ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो ना, मतलब ऑब्वियसली इनमें से या तो डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दो, या फिर दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कर रहे हैं सिमिलर रिपोर्ट है, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंप्लेंट की थी सर ये प्रॉपर्टी को छुपाने की कोशिश कर रहा है तो ऑर्डर आया वहाँ पे, तो उसके बाद ये प्रोविजनली इस प्रॉपर्टी को अटैच कर पाएंगे, ये चीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो प्रोविजनली वहाँ पे अटैच कर पाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर जब ये प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी को करेंगे तो इसके रिगार्डिंग कुछ नोट मैं आपको लिखवाता हूँ।
तो यहाँ पर नोट के लिए कोई अलग कलर ले लेते हैं, नोट। तो पहला एक पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचमेंट। प्रोविजन अटैच कर रहे हैं, मान लो किसी ने कोई घर खरीदा था, तो क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? जी नहीं। अटैच का मतलब है यहाँ पे कि वो जो भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है वो एंजॉय तो कर सकता है पर्सन, ठीक है, जब तक प्रोविजन अटैच है, लेकिन उसको बेच नहीं पाएगा। तो यहाँ बच्चों किस चीज के रिगार्डिंग रोक रहे हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को बेच कर नहीं जा सकते। तो दैट्स मीन, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैच की गई है, बच्चों कई बार ना शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, ये केस स्टडीज की फॉर्म में आ जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, attachment of the property shall not prevent the person shall not prevent the person interested in enjoyment interested in enjoyment of immovable property। बच्चों देखो बार बार ले रहा हूं मैं, यहाँ पे इंजॉयमेंट की बात की जा रही है कि उस प्रॉपर्टी पे वो रह सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को अगर वो बेचने की कोशिश करेगा तो बेच नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ये अटैचमेंट उसको रोक नहीं सकती। तो दैट्स मीन यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शेल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो इसका हेडिंग में यहाँ पे ले लेता हूं, ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया कितने टाइम तक रहेगा? मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट, ये प्रोविजनल अटैचमेंट हम कब तक रखेंगे? तो बच्चों इसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट की रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि भाई कितने टाइम तक अटैचमेंट रहेगा, तो साफ सुथरा कह दिया कि 180 डेज तक, बस। मतलब 180 दिन के अंदर अंदर बच्चों ये साबित हो जाना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी वाकई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अगर नहीं है तो इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी उसकी वापस कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि मैक्सिमम पीरियड जो यहाँ पे रहेगा दैट इज द 180 डेज का रहेगा, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर। जब इन्होंने डायरेक्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया था ना कि हम इस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, वहां से 180 दिन पास्ट बाय डायरेक्टर। इसको तो ऐसे भी कह सकते हो कि 180 डेज फ्रॉम द प्रोविजनल अटैचमेंट। सिंपल थिंग है कि जिस दिन ये ऑर्डर आया था वहां पे, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे एक चीज और याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ये एक तरह से डायरेक्टर के बेनिफिट के लिए है। अगर मान लो बच्चों बीच में ना हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ले रहे बच्चा पे, हाई कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग को स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो अल्टीमेटली मान के चलो जो 180 दिन अलग बीच में अगर वो स्टे ऑर्डर आ गया ना, तो वो अलग वो भी साथ में मिलेगा। तो मतलब अगर बच्चों यहाँ पे हाई कोर्ट ने अगर कोई स्टे ऑर्डर लगा दिया, सिर्फ ओनली हाई कोर्ट बच्चों, यहाँ पे कोई और कोर्ट नहीं आएगी यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट में, इफ हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टे ऑर्डर उस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग लगाएगा ना, तो उस पीरियड को यहाँ पे 180 दिन में से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो बच्चों अल्टीमेटली कह सकते हैं यहाँ पर कि मान लो हाई कोर्ट ने ऑर्डर लगा दीजिए बीच में 40 डेज का, तो अल्टीमेटली अब ये टाइम पीरियड कितना बन गया? 180 प्लस 40, फाइन, तो 220 डेज का टाइम वहां पे बन गया। तो मतलब सिंपल थिंग है कि अगर बीच में डायरेक्टर ने हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो स्टे ऑर्डर में तो वैसे ही नहीं बेच पाएगा वो, तो बच्चों ये 180 दिन में काउंट नहीं होगा, वो 180 दिन अलग और ये अलग। लेकिन हाँ ये याद रखना बच्चों, स्टे ऑर्डर कब की बात करें? ड्यूरिंग द 180 डेज, इसके बीच के में कोई अगर लगाया है तो उस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों पर कि ये कितने टाइम के लिए अटैच किया जाएगा। तो बच्चों अभी हमने जो यहाँ पे अटैचमेंट की रिगार्डिंग बात की है, तो अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है। प्रोविजनली अटैच का मतलब क्या हो यहाँ पे कि जहां पर सिर्फ शक है कि भाई इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रोसीड द क्राइम से प्रॉपर्टी आई है, शक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चों क्या क्या करनी, सेटिस्फाई करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अभी बच्चों मैं ना अभी इसको नोट्स में एकदम नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स में ना मैं पूरा प्रोसेस कराने के बाद, लिखवाने के बाद फिर आपको पढ़वाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी लिखी गई है। तो बस इसमें बच्चों देखते चले जाओ कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें आपको मैं लिखवा रहा हूँ, क्या क्या जिसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान से देखना जो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है जो यहाँ पे आपको बताई गई है।
ठीक है यहाँ पे। तो चलो बच्चों यहाँ पे तो ये वर्ड समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर किस तरीके से अटैचमेंट यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब बच्चों अटैचमेंट करने के बाद अब क्या होगा, अब स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली बच्चों स्टेप नंबर 2 क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी बस प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे क्या कर दी गई है, प्रोविजनली अटैच कर ली गई है। और ये जितना भी प्रोसेस अभी तक हमने किया वो पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ अल्टीमेटली बोल सकते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोसीजर था जो मैंने अभी तक आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों एक अथॉरिटी बना रखी है दैट्स कॉल्ड, जो यहाँ पर केस को सोल्व करेगी, जैसे फेमा में भी होती थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे एडजुडिकेटिंग जो ये डिसाइड करेगी कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है इस प्रॉपर्टी में या नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग चेक किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, आफ्टर प्रोविजनली अटैच, या फिर आफ्टर प्रोविजनली अटैचमेंट, कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टर ने अटैच कर ली, अब इसके बाद वो क्या करेगा। तो बच्चों इसके बाद याद रखना कि जो भी उन्होंने यहाँ पे किया है तो एज सुन एज पॉसिबल उसकी कॉपी वो फॉरवर्ड कर देंगे, कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलोंग विद जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट आए ना प्रोविजनल अटैच का, वो डॉक्यूमेंट मटेरियल पोजेशन, तो किसको फॉरवर्ड करेंगे बच्चों, मैं भी नाम बताया आपको, दैट्स कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और बच्चों यहाँ पे वर्ड में यहाँ पे देखो बार बार क्या बोल रहा हूँ, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही ये अटैच कर लेंगे उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट को ले लेंगे, उसके बाद उसकी ऑर्डर की कॉपी की भी हमने ये ऑर्डर लेकर देकर ये प्रोविजनली अटैच किया था, इसकी कॉपी विद मटेरियल पोजेशंस की कॉपी किसको भेजेंगे बच्चों यहाँ पे, हाँ जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देंगे, वो भी किस में, इन ए सील्ड एनवेलप, कि बाद में उसमें कोई धोखा ना हो पाए, उसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए। सील्ड एनवेलप होनी चाहिए बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सील्ड। ठीक है, अगर वो खुला होगा तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सील्ड एनवेलप में ही आप उसको फॉरवर्ड करोगे। और ये किसके लिए डायरेक्शन दी गई है यहाँ पे, ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए डायरेक्शन दी गई है। अब बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ प्रोसेस खत्म, अब इसके बाद सिर्फ उन्होंने अटैच वाले बारे में उनको बताया, कंप्लेंट किया है ये नहीं बताया अभी, सिर्फ ऑर्डर बता दिया और साथ में बता दिया भी ये डॉक्यूमेंट हमने ले लिए सर प्रोविजनल अटैच के, खाली यहाँ प्रोसेस बच्चों खत्म नहीं हो गया है। अब इसके साथ बच्चों यहाँ पर अब इसके बाद दोबारा से डायरेक्टर क्या करेंगे, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल करेंगे, सर ये हुआ था एक्चुअल में और इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी को ले आए हमने। और ये कितने टाइम बताएंगे बच्चों यहाँ पे, कंप्लेंट कितने टाइम फाइल करेंगे, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। जब उन्होंने प्रोविजनली अटैच किया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर बच्चों पे वो कंप्लेंट फाइल करेंगे डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि सर हमने इस प्रॉपर्टी को इस वजह से हमने लिया था, जो डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दी है। तो जैसे ही किया ना डायरेक्टर का काम खत्म जी, अब आना सिर्फ हियरिंग पर, जब बुलाएंगे तब आना। अब यहां से आगे प्रोसेस कौन फॉलो करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे आगे फॉलो करेगी कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, डायरेक्टर ने क्या ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आ चुका है, और प्लस जो कंप्लेंट फाइल की गई थी वो कंप्लेंट आ चुकी है। मुझे यहाँ पे अब बच्चों इसके बाद अब क्या होगा, ये कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे सब कुछ किया गया है, उसने सब कुछ वहां पे चेक किया वहां पे, और उसको अगर लगा कि अरे हाँ इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है कि इसने कुछ ऑफेंस किया है, लग रहा है जी मुझे कुछ ऑफेंस उसने किया है, तो बच्चों वहां पे उसको नोटिस भेजा जाएगा। यहाँ बच्चों यहाँ पे इफ, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे डबल ए, दैट्स कॉल्ड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। याद रखना डबल ए का मतलब एग्जाम में लिखना है आपको, एग्जाम में आप पूरा लिखोगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। अगर बच्चों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है रीजन टू बिलीव दैट, डॉक्यूमेंट देखने से क्या लग रहा है कि हाँ इस पर्सन ने वाकई एक ऑफेंस किया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कमिटेड एन ऑफेंस, तो बच्चों उसको एक नोटिस दे दिया जाएगा, उससे आंसर पूछा पूछा जाएगा कि बताओ जी हम आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लें। ठीक है, नोटिस दिया जाएगा बच्चों कितने टाइम में, नॉट लेस देन 30 डेज, क्योंकि बच्चों 180 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है ना, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वहां पे सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो ये स्टेप वहां पे ले लिया गया।
ठीक है यहाँ पे। तो देखो बच्चों सिंपल थिंग, मैंने यहाँ पे किस तरीके से आपको बताया। सबसे पहले डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैच कर दिया, उसका रीजन, किसके अप्रूवल लेना है, क्या क्या कंडीशन थी वो पढ़ लिया। उसके बाद उसने उस ऑर्डर की कॉपी प्लस मेटल पोजेशंस एडजुडिंग अथॉरिटी को दे दिया, कंप्लेंट कर दी। एडजुडिंग अथॉरिटी को कंप्लेंट के बाद लगता है कि हाँ जी इस पर्सन ने वाकई किया है, तो उसको वहां पर नोटिस दिया जा रहा है। अब तो चेक करेंगे इस नोटिस में क्या क्या बताया जा रहा है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मेन आता है कि इस नोटिस में क्या क्या बताया जाएगा, इस नोटिस में कंटेंट क्या क्या दिया जाएगा, नोटिस में क्या स्पेसिफाई किया जाएगा। नोटिस में तो सबसे पहले से पूछा जाएगा सोर्सेज, कि भाई सोर्सेज ऑफ इनकम, कि भाई आप हमें इनकम का सोर्स बताओ कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, अर्निंग क्या है, आपके पास ये असेट्स कहाँ से आई, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, इसके बारे में आप हमें बताओ। ठीक है यहाँ पे, तो ये उससे पूछ लिया गया। और क्या पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे, एविडेंस दो जिससे हम आप पे विश्वास कर पाए। उस प्रश्न को कहा जाएगा आप हमें एविडेंस दो जिससे हम आपको रिलीफ प्रोवाइड कर पाए कि हाँ जी आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, एविडेंस ऑन विच ही ऑब्टेन रिलीफ, रिलीफ, उसको रिलीफ मिले। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, कोई और अगर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी उससे मांगी जाएगी। ठीक है, कोई और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये पूरा लिखना है बच्चों एग्जाम में आपको। जो मैं शॉर्ट लिखता हूँ, शॉर्ट में वाली चीजें कोई भी आपको एग्जाम में लिखनी है, आपको पूरा वहां पर लिख के आना पड़ेगा। तो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बच्चों पे उससे ली जाएगी। ठीक है, और बच्चों एक चीज और जो से ली जाएगी, तीन चीज होगी ना यहाँ पे, पहले तो 1 2 3 और एक फोर्थ वन और होगा बच्चों यहाँ पे, जो चार चीजों से पूछी जाती है। और फोर्थ वन बच्चों पे उसे एक नोटिस में क्या दिखा जाएगा, सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस होता है बच्चों यहाँ पे कारण बताओ नोटिस। अल्टीमेटली किसी का काम करें जो कारण बताओ कि हम आपकी इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट क्यों ना माने, हम आपकी इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट क्यों ना माने, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट सोल क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, any of the property should not be declared, should not be declared to be properties involved in the money laundering, involved in the money laundering and confiscated by सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई हमें कारण बताओ कि भाई हम आपकी इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व क्यों ना माने। अगर आपने अच्छा रीजन दे दिया तो हम मानेंगे कि ठीक है जी आपकी प्रॉपर्टी लो, आपको वापस किया जा रहा है, आपको रिलीज किया जा रहा है और कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। लेफ्ट में पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि भाई वहां पे जो उन्होंने बताया कि कैसे वहां पे क्या क्या चीजें वहां पर आपके होंगे। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पर जो उसने नोटिस भेजा था, उस नोटिस में क्या क्या चीज यहाँ पर लिखकर भेजी जा रही है। ठीक है, कि उसे रिप्लाई मांगा जा रहा है, भी रिप्लाई दो हमें कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद अब क्या होगा, इसके बच्चों जो एडजुडिकेट अथॉरिटी है उसी को सारा काम करना है ना। अब जो एडजुडिकेट अथॉरिटी है वो क्या क्या करेगी, सारे रिप्लाई कंसीडर करेगी जो भी रिप्लाई आया होगा और उसके ब्याह पे एक ऑर्डर दिया जाएगा। क्लियर, क्या क्या कंसीडर करेगी यहाँ पे, रिप्लाई कंसीडर करेगी, जो भी रिप्लाई आया होगा पर्सन का कि सर मेरी इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग में क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए। और क्या बच्चों रिप्लाई देखा जाए, और क्या चीज देखी जाएगी, जो भी मेटेरियल उसका रिपोर्ट आई थी उसको एग्जामिन किया जाएगा। तो बच्चों ऐसी ऑर्डर नहीं आता, एग्जामिन द फैक्ट्स एंड मटेरियल्स, वो सारा कुछ चेक किया जाएगा। ठीक है जी, और क्या चेक किया जाएगा बच्चों यहाँ पे, हर एक पार्टी की सुनी जाएगी, एग्रीड पर्सन की, डायरेक्टर की, सबकी सुनी जाएगी। एग्रीड पर्सन किसको बोलेंगे बच्चों, जिसके अगेंस्ट ये प्रोसेस चल रहा है, या कोई और एग्रीड पर्सन, एंड जिसने प्रॉपर्टी अटैच की थी, याद है, डायरेक्टर। तो बच्चों इन सब का
सुनने के बाद, कि रिप्लाई देखने के बाद, फैक्ट देखने के बाद, सारे मेटल देखने के बाद, सब पार्टी की सुनवाई होने के बाद अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर ले रही है। लो जी, ऑर्डर आ गया अब किसका? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया है। और किस चीज का ऑर्डर चलना था कि क्या ये जो प्रॉपर्टी ली जा रही थी, ये प्रॉपर्टी वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी या फिर नहीं थी, ये बच्चों वहां पे चेक किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में है या नहीं है। तो बच्चों दो ही चीजें हो सकती है, पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूरा रिवाइज आपको कराता हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या क्या प्रोसेस आपको बताया है यहाँ से। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको कहा कि डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ने क्या किया है, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन था जो उसने रिकॉर्ड करके दिया इन राइटिंग, एक आपको ऑर्डर दिया है कि उसमें उसने कहा कि भी हमें लगता है कि ये पर्सन सर प्रॉपर्टी का पोजीशन उसने प्रोसीड का क्राइम से आया है और ये इसको छुपाना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं। ठीक है, करने से पहले उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, तभी उसके बाद ऑर्डर आएगा, तब वो अटैच करेगा। ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कंप्लेंट जानी चाहिए, या फिर किसी दूसरी कंट्री में हुआ तो सिमिलर रिपोर्ट वहां पे एक्सेप्ट होनी चाहिए अंडर द लॉ ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है जी यहाँ पे, और देन उसके बाद यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद लेना, जो पर्सन जिसके अगेंस्ट ये केस हुआ है ना, तो वहां पर उसके वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है, मैंने आपको बताया। और जो प्रोविजनली टैक्स रहेगी वहां पे 180 डेज के लिए रहेगी, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर लगाया तो उस टाइम को वहां पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और देन बच्चों यहाँ पे जब अटैच कर लिया जाएगा तो उसकी कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, इन द सील्ड एनवेलप में की जाएगी, एंड साथ में बच्चों मटेरियल जो पोजीशन था वो भी वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है जी यहाँ पे, और उसके बाद फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टर कंप्लेंट फाइल करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा, और कंप्लेंट के बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ इस पर्सन ने वाकई ही कोई फ्रॉड किया है, कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो नोटिस देगा। और नोटिस में क्या क्या पूछेगा? सोर्सेज पूछेगा, एविडेंस पूछेगा, कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूछेगा, एंड एक सोकॉज नोटिस भी देगा कि वाई ऑल और एनी अदर प्रॉपर्टी should not be declared to be the properties involved in the money laundering and the confiscated by the central government। उसके बाद बच्चों यहाँ पे उसके बाद जो भी रिप्लाई आएगा सारे रिप्लाई चेक करेगा, फैक्ट फिगर सारी चीज देखने के बाद, सबकी सुनवाई होने के बाद अब यहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है। किस चीज का ऑर्डर दे रहा है कि क्या वाकई ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में है या नहीं है। तो बच्चों याद रखना, अभी यहाँ पे ऐसे नहीं बस ऑर्डर है और काम खत्म जी, नहीं, अभी इसके बाद कॉन्फिस्केशन भी होगा, वो किस तरीके से किया जाएगा वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है ऑर्डर में, या तो ये होगा जी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, या तो ऑर्डर में बता दिया गया कि भाई हमें लगता है ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी इन द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है जी, मतलब जो डायरेक्टर ने कहा था वो बिल्कुल सच कहा था कि भाई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। या फिर बच्चों से पता चला जी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी, प्रॉपर्टी नॉट इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी। अगर बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में, पहले चलो नोट की बात कर लेते हैं। तो नोट तो बच्चों सिंपल थिंग है, उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा कि सर हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ये लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। डन, ये तो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस खत्म, प्रॉपर्टी रिलीज कर दी, ऑर्डर आगे रिलीज कर दी गई। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर पता चला जी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि यहाँ पर वो कहेगा कि चलो जी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। तो बच्चों यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? सेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर दिया जाएगा, रिटर्न में दिया जाएगा। किस इसका ऑर्डर दिया जाएगा बच्चों? यहाँ पे कंफर्म अटैचमेंट, किसकी प्रॉपर्टी को कंफर्म कर रहे हैं हम कि हाँ इसको अटैच किया जाएगा। ठीक है, या फिर इस प्रॉपर्टी को रखा जा रहा है, रिटेंशन, या तो प्रॉपर्टी ली जा रही है या फिर उसको अटैचमेंट को कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है, अभी बच्चों प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है। अब इसके बाद जो केस जाएगा ना वो स्पेशल डायरेक्टर के पास, स्पेशल कोर्ट में जाएगा, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी सिर्फ कंफर्म हुआ है यहाँ पे। और बच्चों अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि कंफर्म कर दिएगा तो दैट्स मीन कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट था वो फाइनल अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो अल्टीमेटली जो 180 डेज का टाइम मैंने कहा था ना,
तो उसमें कंफर्म हो गया कि भाई अभी ये प्रॉपर्टी वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, और यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट को फाइनल अटैचमेंट में चेंज कर दिया जाएगा, तो बिकम फाइनल अटैचमेंट। बिकम फाइनल अटैचमेंट, तो बच्चों फाइनल अटैचमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि भाई किस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिया गया है, कैसे यहाँ पे होगा। तो यहाँ बच्चों अटैचमेंट के रिगार्डिंग पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे एडजुडिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। ठीक है जी, आगे करते हुए इसके बाद क्या होगा। अब बच्चों ये जो ऑर्डर किया गया है ना, अब इसके बाद आगे इसका प्रोसीडिंग चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि इस प्रॉपर्टी का करना क्या है। ठीक है, तो मतलब अभी तो सिर्फ एडजुडिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था, अब उसके बाद स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके बाद जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करेगा। तो ये चीज याद रखना, जहाँ पे उसके बाद जाके कॉन्फिस्केट की जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर प्रोविजनल अटैचमेंट बिकम द फाइनल अटैचमेंट। क्लियर। और बच्चों यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ नोट की फॉर्म में, कि जो ऑर्डर किया दिया गया है ना, above order shall lead to an attachment during investigation। लीड करेगा बच्चों वहां पे, ये मतलब ये सुबह सोचना कि हम फ्री कर देंगे, और बच्चों वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन से लीड करेगा मैक्सिमम 365 डेज। याद है, अब 365 दिन तक रहेगा भी है। पहले याद है वो कितने टाइम तक रहता था, 180 डेज तक। बट इसमें सेम थिंग बच्चों, वही सेम थिंग एक्सक्लूड कर देंगे अगर कोई स्टे ऑर्डर आता है, याद है ना, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। अब यहाँ बच्चों बस ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं कहा, चाहे वो किसी भी कोर्ट ने उसको उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टे लगाया ना, वो दिन यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे आपके। मतलब अल्टीमेटली बच्चों वहाँ पे ये टाइम पीरियड वहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बच्चों ये प्रोसेस पूरा याद रखना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों। यहाँ पे सेकंड नोट बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि चलो ठीक है जी फाइनल अटैचमेंट कर दिया गया, बट इट्स नॉट ए फाइनल ऑर्डर ऑफ द कॉन्फिस्केशन। मैंने कहा ना इसके बीच में कौन आएगा, स्पेशल कोर्ट आएगा। स्पेशल कोर्ट विल डिसाइड कि अच्छा ये प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर नोट में आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, इट बिकम्स फाइनल कि हाँ जिस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्क करना है, ये सिर्फ कब किया जाएगा, आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज पास्ड बाय स्पेशल कोर्ट। ये टॉपिक बच्चों बाद में आएगा वैसे स्पेशल कोर्ट आपका, तो वहां भी डिटेल में पढ़ोगे, अब भी थोड़ा बहुत तो यहाँ भी आप पढ़ोगे। स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही उसको कॉन्फिस्क किया जाएगा। तो बच्चों आप इसको ना 3 स्टेप में आप इसको लेके चलना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप लेके चलना प्रोविजनल अटैचमेंट, दूसरा स्टेप लेके चलना फाइनल अटैचमेंट, और तीसरा स्टेप लेके चलना कॉन्फिस्केशन। ठीक है, तो इस 3 स्टेप में आप इसको पढ़ोगे ना तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक ये आपका समझ के चलो, अभी अटैचमेंट का चल रहा था, तीसरा स्टेप अभी स्टार्ट होने वाला है कॉन्फिस्केशन का। ठीक है, यहाँ पे तो कॉन्फिस्केशन का देन बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे, और देखो यहाँ पे आगे क्या दिया गया। अब बच्चों इसके बाद अब क्या होगा, स्पेशल कोर्ट अब यहाँ पे ट्रायल लेगा, चेक करेगा कि अच्छा वाकई ही ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कौन चेक करेगा ना, स्पेशल कोर्ट। अब यहां से बच्चों अल्टीमेटली कह सकते हो, जो तीसरा मैं कह रहा हूं ना स्टेप कॉन्फिस्केशंस का, वो आपका यहां से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेशल कोर्ट कंडक्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट बच्चों यहाँ पे कंडक्ट करेगा। अब स्पेशल कोर्ट को क्या लगता है, ओहो कहाँ गया, ये रहा जी। तो बच्चों स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ जी ये प्रॉपर्टी वाकई इन्वॉल्व है, फिर तो वो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। सिंपल सी थिंग है बच्चों, छोटी सी थिंग जो पढ़ते आ रहे हो, कि स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है कि इफ इट कंक्लूड्स दैट कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड, कि भाई यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग वाकई की गई है, या तो उसने ये कहा, या फिर बच्चों को अगर लगता है कि नहीं नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई,
या तो उसको लगता है इफ मनी लॉन्ड्रिंग वाज नॉट कमिटेड, या तो उसको ऐसा लगता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जिस प्रॉपर्टी का केस है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर्टी वाज नॉट इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि बच्चों उसी के बेस पे डिसाइड होगा ना कि भाई कॉन्फिस्केशन होना है या नहीं होना है। ठीक है जी। तो सिंपल थिंग बच्चों, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई यहाँ पे या तो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, और इसमें तो आपको पता ही है अगर नहीं होगी तो रिलीज कर दी जाएगी जी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, नाउ प्रॉपर्टी रिलीज। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर ये अगर होता है कि कंक्लूड किया गया, तो स्पेशल कोर्ट बच्चों यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे ऑर्डर पास कर देगा कॉन्फिस्केशन का। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट पास ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, और यहाँ पे जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर जरूर पास किया गया, बट अल्टीमेटली कॉन्फिस्केशन स्पेशल कोर्ट नहीं करेगा। इसमें पावर किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगा। वो भी आगे आपको बताया गया, वो हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देगा कि जाओ आप इस प्रॉपर्टी को अटैच करो। यहाँ तक समझा बच्चों यहाँ पे? ठीक है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, मान लो ये ट्रायल वो कर ही नहीं पाया, मतलब खुद ही चेक कर ही नहीं पाया वहाँ पे ट्रायल में, जैसे मान लो कोई हियरिंग डेट नहीं दे पाया, सपोज हो सकता है कि ऑफेंडर जो है वो मर गया था, या वो प्रॉपर्टी किसी रीजन की वजह से अटैच मतलब चेक ही नहीं की जा रही है, फिर कैसे स्पेशल कोर्ट आंसर देगा? तो बच्चों इसके रिगार्डिंग एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, और नोट में बच्चों यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर वो ट्रायल कर ही नहीं पाया स्पेशल कोर्ट, इफ ट्रायल कुड नॉट बी कंडक्टेड। ठीक है, किस वजह से नहीं कर पाया बच्चों यहाँ पे कंडक्टेड? मान लो जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहा, ऑफेंडर की डेथ हो गई थी, या फिर बच्चों यहाँ पे ट्रायल तो किया गया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, ट्रायल हैज कमेंस बट कुड नॉट बी फिनिश एनी रीजन, किसी और रीजन की वजह से पूरा नहीं हो पाया, और एनी रीजन। अब क्या करे भाई, अब कैसे स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देगा? क्या लगता है आपको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर अब कैसे आएगा? तो बच्चों जो भी उसके पास रिपोर्ट आई थी ना, उसी के बेस पे आंसर कर देगा कि हाँ ये इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, फिर उसको ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ स्पेशल कोर्ट shall pass order based on material and the facts available। जो भी उसके पास मटेरियल आया था ना, जो भी कंप्लेंट उसके पास आई थी, उसी के बेस पे आंसर कर देगा अगर वो ट्रायल नहीं कर पा रहा है तो। इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पर भी किस तरीके से यहाँ पे कैसे किया जा रहा है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स अ पॉइंट जो बच्चों पे आपको कहा गया कि कैसे क्या क्या चीज़ आपकी हो रही है। ठीक है, अब बच्चों इसमें ना एक नोट आपका आता है, एक नोट यहाँ पे ध्यान सुनना, इसमें नोट क्या आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे नोट क्या आएगा, तो बच्चों इसमें एक नोट में यहाँ पे ले रहा हूँ, नोट नंबर 1, एक बच्चों एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे दो, ये प्रॉपर्टी दो लोगों ने मिलकर ली है, एक मिस्टर एक्स ने मिलकर ली है और वाई ने ली है। यहाँ पे जो बच्चों एक्स ने जो पैसा लगाया था ना, वो इसका मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा था और ये प्रूव हो चुका है। लेकिन वाई ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, इसकी तो स्टार्टिंग से ही वाइट मनी थी, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। अब कैसे बच्चों यहाँ पे स्टेप लिया जाए, मतलब बच्चों एक प्रॉपर्टी ज्वाइंटली होल्ड की जा रही थी और उसमें एक पर्सन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से था, एक का पैसा वाइट मनी था। तो बच्चों इस केस में ना यहाँ पे भी एक जजमेंट स्पेशल कोर्ट यहाँ पे क्या देगा, सीजीओ कहेगा कि भाई साहब इस मिस्टर वाई की प्रॉपर्टीज को वापस कर देना। ठीक है, मतलब सिर्फ गलती मिस्टर एक्स की तो मिस्टर एक्स को ही पकड़ो बस,
एक्स की जितनी प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा सिर्फ उतना ही लो, वाई की प्रॉपर्टी को मत लो यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि स्पेशल कोर्ट सेल डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू restore that part in any form, when it is quantifiable। तो याद रखना बच्चों, ये अगर क्वांटिफिएबल है तो देंगे, नहीं तो भाई फिर तो पैसा ही मिलेगा फिर बाद में। क्वांटिफिएबल, ठीक है, इसको देंगे जो सही पर्सन था, लेजिटिमेट ओनर, मतलब अल्टीमेटली वाई, इफ ही एक्टेड इन द गुड फेथ। उसको तो कुछ पता ही नहीं था, ही एक्टेड इन द गुड फेथ। तो बच्चों ये चीज याद रखना, इसमें स्पेशल कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है जी। तो ये बच्चों नोट नंबर 1 इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, ये चीज याद रखना कि जो भी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बस ऑर्डर आ चुका है बच्चों, लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है। अब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर भी आ चुका है, अब सीजी के बस क्या होना बाकी है, वो प्रॉपर्टी आना बाकी है। चलो जी प्रॉपर्टी बच्चों दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों सिंपल थिंग है कि यहाँ पे अब स्टेप नंबर 2 में हेडिंग दे देते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सीजी को जाने वाली है, ठीक है, जिसका स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो प्रॉपर्टी हम सीजी को देने वाले हैं। तो वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बच्चों इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब यहाँ पे कोई ऑर्डर पास हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि व्हेन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, स्पेशल कोर्ट का बच्चों यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को ले लो, ठीक है। व्हेन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट इज कॉन्फिस्केशन, तो बच्चों इस केस में जितने भी राइट्स है, ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल ट्रांसफर किसको दे यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फाइनल प्रॉपर्टी याद रखना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। सेकंड थिंग बच्चों याद रखना यहाँ पे, अगर उस पर कोई भी एनकम्ब्रेंस था, एनकम्ब्रेंस होता है चार्जेस, या फिर कोई लीज होल्ड इंटरेस्ट था पहले से ही, तो वो सब बच्चों यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी ऑफिस किसके पास आएगी, पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्री होके आएगी प्रॉपर्टी, और अगर कुछ था तो वो वहाँ पे वॉइड कर दिया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे कि कोई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, मतलब ऑर्डर आ चुका है, तो प्रॉपर्टी पूरी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगी। एंड अगर उस पर कोई भी चार्जेस क्रिएट किया गया था, लीज होल्ड किया गया था, वो सारा वहां पे वॉइड हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्री होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, ठीक है बच्चों पे। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 जो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है आपका, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों ये था जी आपका पूरा प्रोसेस कि भी किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस था बच्चों यहाँ पे आपका अटैचमेंट, एडजुडिकेशंस एंड द कॉन्फिस्केशंस। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो चलो बच्चों अब पढ़ते हैं नोट्स में कि नोट्स में यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि सेक्शन 5 डील विद द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो इसके अटैचमेंट की रिगार्डिंग हमें बात करता है और सारी चीज बताता है, जिसमें चेक किया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज टू डिसाइड दैट कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन 8 आएगा आगे, जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देती है कि भाई हाँ इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। अभी तो सर यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है। तो जो सबसे पहले किस का ऑर्डर आएगा, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर आएगा, वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर हैज रीजन टू बिलीव, जो रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन इज पोजेशन दैट कि एनी पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एंड जो प्रोसीड्स ऑफ द कंसील ट्रांसफर पूरा भैया बच्चों यहाँ पे, तो उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और इसी बच्चों 180 डेज में बता दिया गया आपका कि जो पीरियड स्टे ऑर्डर का तो वो हट जाएगा, और साथ में इवन 30 डेज बोनस का और मिलेगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और साथ में जो क्या बताया हमने कि दिस सेक्शन सेल नॉट प्रिवेंट द पर्सन, उसको नहीं रोका जाएगा एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन हाँ
सेल करने से रोका जाएगा उसको। भाई सेल नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है तो प्रॉपर्टी इंजॉय आप कर पाओगे। कंडीशन फॉर, याद है बच्चों प्री कंडीशन फॉर द अटैचमेंट हमने पढ़ा था, रिपोर्ट फॉरवर्ड करो मजिस्ट्रेट को, या फिर कंप्लेंट कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, या फिर अगर कोई सिमिलर रिपोर्ट कंप्लेंट होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ द एनी अदर कंट्री। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों उसको हम अटैच कर देते थे। अटैच करने के बाद उसकी कॉपी एज सुन एज पॉसिबल किसको भेजते थे बच्चों, immediately after the attachment forward a copy of the order with the material in the sealed envelope in the prescribed manner। ठीक है, यहाँ पे तो वो दिया जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉपी दी जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे 180 डेज, मतलब वो कब तक रहेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट कब तक रहेगा, तो 180 डेज तक, और फाइनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो बाद में आया था ना बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 90 डेज में ऑर्डर दे दिया, तो 90 डेज में अगर उसने कहा कि नहीं ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, फिर वहीं पे वो प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। तो 180 डेज जो मैक्सिमम टाइम था, और फाइनल ऑर्डर ऑफ द वन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो बच्चों इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर भी 180 दिन में आ जाना चाहिए, नहीं तो प्रोविजनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ो यहाँ पे कि जो भी ऑर्डर दिया गया सेल सीज खत्म हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 180 डेज, और डेट ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, जो 83 में बताया गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर अर्लियर। इसके बच्चों याद है, ये तो सिर्फ उसने बताया था, इन्फॉर्म किया था, अब वहां पे कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो स्टेप लिए जाएंगे ना। तो डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी सेल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द अटैचमेंट फाइल ए कंप्लेंट। हो चुका है बच्चों यहाँ पे। कंप्लेंट फाइल के बाद याद है बच्चों नोटिस दिया जाता था, ये पूरा नोटिस वाला पॉइंट है 30 डेज में, जिसमें क्या क्या पूछा जाता था, सोर्सेज ऑफ इनकम, एविडेंस, ठीक है, जिसपे रिलीफ या रिलाइज किया जाएगा, ठीक है, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सो कॉज नोटिस कि आपकी इस प्रॉपर्टी क्यों ना लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे तो वो सब बच्चों यहाँ पे आपका लिया जा रहे हैं। और नोटिस बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज और बताई गई, नोटिस अगर स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड बाय द पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो बच्चों दूसरे पर्सन को भी नोटिस दिया जाएगा, पहले वाले को देंगे, दूसरे वाले को भी नोटिस वहां पर दिया जाएगा। और अगर एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा होल्ड करे तो सबको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो सबको वहां पर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आता था, रिप्लाई कंसिडर करने के बाद, एग्रीड पार्टी को सुनने के बाद, सारे मटेरियल देखने के बाद वो चेक करेगा क्या ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, और अगर उसको लगता है, आगे देखो लिखा गया है, ठीक है, ये तो अपॉर्चुनिटी देने की बात करें, अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी तो वो ऑर्डर देगा, कंफर्म कर देगा कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, रिटेन कर लो। ठीक है, यहाँ पे रिटेन कर लो। आगे बच्चों यहाँ पे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चलेगी, कितने टाइम तक, नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, 365 दिन तक मैक्सिमम, या फिर पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग कंटिन्यू उसकी वो चलेगी, जहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये ऑर्डर आना चाहिए नहीं चाहिए। और बच्चों यहाँ पे फाइनल ऑर्डर कब आएगा, जब स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके बाद ये फाइनल ऑर्डर आएगा कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बच्चों यहाँ पे ये जो सेक्शन दिए गए ना, आप ये सेक्शन यहाँ पे छोड़ के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम थी बच्चों यहाँ पे 365 दिन का जो टाइम लिया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर वो एनी कोर्ट वर्ड, उसकी जो स्टे ऑर्डर है तो उस पीरियड को हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। आगे बच्चों यहाँ पे जैसे ही प्रोविजनल ऑर्डर कंफर्म होगा, ठीक है, तो डायरेक्टर क्या करेंगे, टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच, जो प्रॉपर्टी उसको ले लेंगे। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू टेक द पोजीशन, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर सेम है, द सेम इफेक्ट की जैसे कि पोजीशन ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो उसका सेम इफेक्ट वहां पे रहेगा। अब बच्चों इसके बाद याद है स्पेशल कोर्ट का कंक्लूजन आ गया। स्पेशल कोर्ट यहाँ पे किस का ऑर्डर देगा, कॉन्फिस्केशन का, वही आपको बता रहे हैं कि वेयर ऑन द कंक्लूजन द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, स्पेशल कोर्ट चेक करेगा क्या मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है, और अगर उसको लगता है कि सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग एंड यूज फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो सेल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लिया। जो एक एक वर्ड मैंने आपको डायग्राम में लिखवा दिया है, तो आपको वही स्टेप आपको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से आपको लिख के आना, जो बताया गया। और बच्चों अगर उसको लगता है कि भाई हो ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई कोई कॉन्फिस्केशन नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, तो वो रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी, वहां पे साफ कर देगा कि ठीक है जी प्रॉपर्टी ले जाओ, आई एम सॉरी कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और अगर बच्चों याद है ट्रायल अगर नहीं हो पा रहा है तो वो मेटल जितने उसके पास थे उसके बेस पे ऑर्डर दे देगा। वेयर द ट्रायल कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर द रीजन ऑफ द डेथ, या फिर बच्चों यहाँ पे एनी अदर रीजन, सिंपल याद रखना है, कुड नॉट बी कंक्लूडेड, तो बच्चों जो एप्लीकेशन दी गई थी ना उसी के बेस पर वहां पे ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर उसी के बेस पे वहां पे पास कर दिया जाएगा आफ्टर गिविंग द मटेरियल बिफोर इट, मटेरियल देने के बाद। और अगर बच्चों इन्वॉल्व नहीं था तो वहां पे ये वाली कॉन्सेप्ट जो रिस्टोरेशन, अभी जो मैंने ज्वाइंट ओनर वाले लिया था, तो उसमें स्पेशल कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि रीस्टोर सच कॉन्फिस्केटेड, अगर वो क्या है
किसको देना है? जिस पर्सन का लेजिटिमेट इंटरेस्ट था, ठीक है। अगर वो क्वांटिफाइबल लॉस निकाल सकते हो तो उसका वही वो अमाउंट पे कर दो, यहाँ पे उसको ऑर्डर दिया जाएगा। याद आ रहा है बच्चों यहाँ पे? तो ये सब ने पढ़ लिया। एंड लास्ट में क्या था बच्चों यहाँ पे कि जब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया है तो वहाँ पे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाएगा किसी प्रॉपर्टी ले लो। लिखा गया ना बच्चों यहाँ पे, वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड in respect of the property, all the rights and the title shall vest absolutely in the central government free from the all encumbrances, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, स्पेशल कोर्ट जो भी होगा आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन टू द एनी अदर पर्सन, तभी तो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी ना, कि भाई जो भी है जिसने लीज इंटरेस्ट किया था तो उसको सबको यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद वो जो लीज था या एनकम्ब्रेंस था जो क्रिएट किया गया था वो वहां पे वॉइड कर दिया जाएगा और वो पर्सन, हाँ जी, फ्री हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री दे दी जाएगी, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम सच एनकम्ब्रेंस और लीज होल्ड द इंटरेस्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मान लो लीज बेस था, अब लीज बेस तो खत्म हो गया बट उस पर्सन ने तो पैसा पे किया होता, तो क्या वो उस ऑफेंडर से पैसे ले सकता था? आंसर इज यस। तो वो केस फाइल कर सकता है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मना नहीं किया जा रहा है। बस उसके बच्चों यही लिखा गया, पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगा, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, उस प्रॉपर्टी को मैनेज कराएगा। और बस बाकी चीज़ बच्चों यहाँ पे क्या लिखी गई है, एडजुडिंग अथॉरिटी है, तो बच्चों हर जगह सेम आता है कि एडजुडिंग अथॉरिटी जो भी पावर यहाँ पे यूज करेगा सेम एज द सिविल कोर्ट, हर जगह पढ़ते आ रहे हो, समन देने का, एविडेंस देने का, तो वही सारी एग्जामिन ऑन द ऑथ, ठीक है यहाँ पे। तो ये बच्चों वही सारे पॉइंट है जो आप पढ़ते आ रहे हो कि इनके पास वही सेम पावर रहेगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है बिल्कुल सेम वैसे ही काम वो कर सकते हैं। बड़े पॉइंट यहाँ पे तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये अटैचमेंट वाला जो प्रोसेस था एंड कॉन्फिस्केटिंग का प्रोसेस था ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों इसके बाद जो टॉपिक आपके आएंगे ना वो आपके अलग अलग चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इसको यहाँ तक अच्छे से इसको रीड करें, इसमें कोई डाउट है तो यहाँ तक आप पूछें, फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या क्या बताया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, प्रोसीड टू द क्राइम क्या होता है, किस तरीके से अटैचमेंट होती है, क्या पेनल्टी है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कॉन्फ्यूज किया जाता है। तो बच्चों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मेन बेस यही था, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स टाइप आप कह सकते हो जो हम धीरे धीरे वहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों पे। तो बच्चों होप सो कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका पूरा ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।